हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर रिलायंस फ्यूचर डील के ना होने के बाद क्या अब लेंडर्स प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, अगर आप नए हैं, उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर डील के नहीं होने की कंफर्मेशन रिलायंस ने खुद ही बता दिया था। और ये बात जैसे ही बाहर हुई उसके बाद से हड़कंप मच चुका है। फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल के अंदर कवर किया गया है, जिसको वन बाय वन करके हर पॉइंट्स को कवर करना चाहूँगा। फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स अब यहाँ प्लान कर रहे हैं कि ग्रुप कंपनीज को बैंक्रप्सी कोर्ट में ले जाया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सकता है डेट रिकवरी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है कराई जाए। अब खबर आ रही है, सुनने में आया है कि रिलायंस फिर से यहाँ पे रीबिडिंग कर सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है या फिर क्या ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको हम अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो मल्टीपल बैंकर्स और लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से मनी कंट्रोल को अपडेट किया गया कि ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है मैक्सिमम डेट रिकवरी के लिए। बैंक्स के सामने यही एक ऐसा ऑप्शन है जो मैक्सिमाइज कर सकता है डेट रिकवरी को, राइट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ग्रुप कंपनीज में से यहाँ पे बैंक्स का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। 28,000 करोड़ रुपए के आसपास या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अमाउंट टोटल है जो सारे के सारे बैंक्स का एक्सपोजर है मिला करके फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज के अंदर। टोटल लेंडर्स तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे जो जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले लेंडर्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, इसने सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फ्यूचर रिटेल के खिलाफ शुरू करवाई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईडीबीआई बैंक है और बहुत सारे बैंक हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने तो 14 अप्रैल को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी फाइल कर दिया था फ्यूचर रिटेल के अगेंस्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़। फ्यूचर रिटेल का टोटल बैंक्स के पास जो एक्सपोजर है, या बैंक्स के पास जो टोटल फ्यूचर रिटेल के पास जो एक्सपोजर है 5,322.32 करोड़ रुपए का है एज ऑफ मार्च 31, 2022, राइट। देखिए यहाँ पे फ्यूचर, अब आप पूछेंगे कि फ्यूचर ग्रुप ने ऐसी क्या गलती करी कि ये हालत आ गई आज, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के अंदर सिर्फ क्या कोरोना वायरस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दोस्तों जी नहीं। एक्सपेंशन, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत ही रैपिड तरीके से कराने की कोशिश करी थी किशोर बियानी ने, और बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स को, रिटेल एसेट्स को इन्होंने एक्वाइजेशन भी किया था बहुत ही तेज़ी से। और ये सारा कुछ करने के लिए इनको पैसा चाहिए था, और वो पैसा कौन दिया? बैंकों ने दिया। और जब इन सारे एक्वाइजेशंस और रैपिड एक्सपेंशन के बाद बारी आती है कि उन बिजनेसेस से, उन बिजनेस एक्सपेंशन से पैसे कमाने की, उनसे बिजनेस करने की, तो उसी समय कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव आ जाती है, जिसकी वजह से कंपनी की हालत और ख़राब हो जाती है। एक तो इन्होंने कर्जा लिया था अपने कंपनी को एक बिजनेस एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, ऊपर से कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आकर के लॉकडाउन जब बनेगा देश में, तो फिर बिजनेस क्या होगा? तो यहाँ से टूट जाती है कमर फ्यूचर ग्रुप की। अगर इन्होंने एक्सपेंशन और एक्विजिशन नहीं किए होते तो शायद कोविड-19 के लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को, या इस तरीके के जो शॉक्स थे, उनको एब्जॉर्ब किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, या पहले से जो कंपनी के पास कैश रिजर्व्स रहे होंगे उससे अपने को बचा सकता था। लेकिन एक्सपेंशन और एक्वाजिशन के लिए जो लोन लिए थे बैंकों से, अब वो लोन इनके लिए घातक साबित हो गए, एक पॉइजन की तरह साबित हो गए। फ्यूचर रिटेल के बारे में अगर हम केवल बात करें तो दोस्तों, लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी को टोटल 4,445 करोड़ का लॉस हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं 26 फरवरी को ये बात जो है अपडेट करी गई थी। अब स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के टाइम पे
23 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सैटरडे को सीधा सीधा क्लियर कट बोल दिया कि $3.4 बिलियन की जो डील है रिलायंस और फ्यूचर के बीच में नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के, फ्यूचर रिटेल के जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन सभी ने अगेंस्ट वोटिंग करी है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यानी SOA के खिलाफ वोटिंग करी है, राइट। अब यहाँ आप देख सकते हैं 75% जो है फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने ऑलरेडी फेवर में डील के वोटिंग तो कर दिया था, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के 69.29% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने अगेंस्ट वोटिंग करी, जबकि 30.71% ने फेवर में वोटिंग करी थी। अब यहाँ से शुरू होता है वेट एंड वॉच गेम, यानी ऐसा क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे लेंडर्स की तरफ से सुनने में आया यही है, जो खबर आ रही है कि लेंडर्स जो है प्लान कर रहे हैं ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए, और एक बार अगर प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं अगेंस्ट ऑल फ्यूचर ग्रुप कंपनीज, तो क्लियरली यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ लेंडर्स जो हैं यहाँ से डेफिनेटली कोशिश करेंगे मैक्सिमम रिकवरी के लिए। और यहाँ पे रिलायंस जो ऑफ़र कर रहा था बाद में इस डील को लेकर के, उसको लेंडर्स खुश नहीं थे। अगर खुश होते तो ये बात वहीं पे सुलझ जाती, राइट, लेकिन वो खुश नहीं थे और जो उसके साथ शर्तें रखी जा रही थी रिलायंस की तरफ से, वो शर्तें भी मंजूर नहीं थी। अनसर्टेन थे काफ़ी लेंडर्स यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वेट एंड वॉच करने के अलावा अब हमारे सामने। फॉर्मल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर शुरू हो जाती है तो हो सकता है रिलायंस सामने आए और एक फ्रेश बिडिंग शुरू करे। यहाँ पे सीनियर बैंकर्स की तरफ से बताया गया कि राइट नाउ बैंक्स आर लुकिंग एट हाउ टू गेट द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ ग्रुप एसेट्स। फ्यूचर ग्रुप की सारी एसेट्स से मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है वैल्यूज़ को, और प्रोसीडिंग्स अगर स्टार्ट होती हैं तो रिलायंस ही क्यों, और भी तो बिडर्स के लिए रास्ता खुल जाएगा। बताइए ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा देगा उसी को बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे, उसी को सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो फाइनली वही बिडर निकल के आएगा सामने। तो बैंक्रप्सी प्रोसेस आइडियली अगर शुरू हो जाती है तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सेलेक्ट करते हैं जो सारे एंटायर डेट रेजोल्यूशन प्रोसेस का टेक केयर करता है, और कमेटी यहाँ पे पोटेंशियल शूटर्स को बिड करने के लिए यहाँ पे एसेट्स, कंपनी के एसेट्स और उस सारी चीज़ों को लेकर के बिड करने के लिए बोलती है, और उसके लिए वोटिंग करती है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर निकल के आता है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यू वैल्यूएशन मेथडोलॉजी हो सकती है, यानी यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं अब ये फ्रेश बिड को सबमिट कर सकते हैं, और उसके लिए जो वैल्यूएशन मेथडोलॉजी है उसमें कुछ चेंजमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की कुछ एसेट्स को रिलायंस ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। हालांकि लेंडर्स, ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स को बिल्कुल ये चीज़ मंजूर नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड उनके कंसेंट के बिना फ्यूचर ग्रुप के यानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के एसेट्स को, स्टोर्स को एक्वायर कैसे कर लिया। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है, और ये सवाल का जवाब रिलायंस को देना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस ने भले ही फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल लिमिटेड स्टोर्स के लीज पेमेंट को करी हो, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप उसके स्टोर्स को एक्वायर करने जा रहे हैं तो आपको एक कॉन्सेंट फॉर्म लेके जाना चाहिए था लेंडर्स के पास भी, क्योंकि उनका राइट है उन एसेट्स के ऊपर, उन्होंने लोन दिया है, उसी के आधार पर कोलेटरल के रूप में वो सारी चीज़ें बैंक्स के पास जमा है। तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई उसके स्टोर्स में जा कर के कब्जागिरी करने की, दादागिरी करने की? ये रिलायंस को जवाब देना चाहिए। कोर्ट यहाँ पे अपना सवाल खड़ा कर सकता है रिलायंस के सामने कि आपने हिम्मत कैसे करी दूसरे की एसेट्स में बिना कंसेंट के घुसने की, बैंक्स की परमिशन क्या आपने लिया? एसबीआई ने इसी को लेकर अकाउंटेबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस खड़ा किए थे फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी के सामने, और इस मामले में अमेज़ॉन भी किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा कि रिलायंस उन सारे स्टोर्स को अपने पोजीशन में ले ले जिन स्टोर्स को ऑलरेडी उसने कब्जा किया है।
रिलायंस के इस मूव को लेकर के अमेज़ॉन भी बिल्कुल खफा है, और अमेज़ॉन के खफा होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेज़ॉन बीच में प्रॉब्लम ना डाल करके सोल्यूशन भी तो नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम डाल करके सोल्यूशन तो नहीं दे रहा है। यहाँ पे अमेज़ॉन किसी भी तरीके से सोल्यूशन के रूप में अगर आता तो उसकी बात समझ में भी आती। अमेज़ॉन के सामने एक बढ़िया मौका है जो एक सुनहरा ऑप्शन के रूप में फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज़ को बचाने के लिए आ सकता है, लेकिन आए तब तो अगर अमेज़ॉन नहीं भी आता है तो भी शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम है, और आता है तो अच्छी मतलब गुड बिडिंग करे, मतलब अच्छी वैल्यूएशन के साथ बिडिंग करे तो लेंडर्स में भी रिलायंस जो ऑफ़र कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा अगर ऑफ़र करे तो लेंडर्स हो सकता है कि उसको भी अलाउ कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपने तरीके से इस चीज़ को ऐड करके बता रहा हूँ, इसमें ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन मैं एक ऑप्शन के तौर पे देखना चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई एक ऑप्शन ज़रूर यहाँ पे लेके आना चाहिए, क्योंकि एनसीएलटी के अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, बैंक्स को उल्टा घाटा ही सहना पड़ेगा, और इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ प्लानिंग चल रही है फ्यूचर ग्रुप के लेंडर्स की, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। रिलायंस रीबिडिंग कर सकता है, इस बात को लेकर के हम श्योर नहीं हो सकते किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो बैंकर्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, उनकी तरफ से जो बातें बताई गई वही मैंने आपसे डिस्कस किया। और बिडिंग करेगा भी, रीबिडिंग करेगा भी रिलायंस, तो आप मान के चलिए अब जो ऑफ़र कर रहा था अभी इससे पहले उससे भी कम ऑफ़र करेगा। बैंक्स की अब ये मजबूरी होगी रिलायंस के लिए, ले बेचो इस तरीके से। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन, बी पॉजिटिव, आप होपफुल रहिए, और जो गलत हो रहा है गलत करने वाले के साथ ऊपर वाला ज़रूर कुछ ना कुछ मे बी अच्छा करे या बुरा करे, गॉड नोस। टेक केयर।